चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो लाखों साल पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो आज हमारी दुनिया को चला रही है। ये कहानी है कोयले और पेट्रोलियम की, जो असल में कुछ और नहीं बल्कि धरती के नीचे दबी हुई करोड़ों साल पुरानी धूप है। तो तैयार हो जाइए, हम समय में एक लंबा सफर करने वाले हैं। अपने सफर में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये प्राकृतिक संसाधन आखिर हैं क्या। फिर हम कोयले की दिलचस्प कहानी में गोता लगाएंगे। उसके बाद जानेंगे काले सोने यानी पेट्रोलियम के राज और समझेंगे कि प्राकृतिक गैस इतनी ज़रूरी क्यों है। और हाँ, सबसे आखिर में हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी सवाल पर कि इन सब के बीच हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। भाग 1, हमारे प्राकृतिक संसाधन। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे वो कुर्सी हो, फोन हो या हमारे कपड़े, ये सब आखिर आती कहाँ से हैं? इसका जवाब बड़ा सीधा और दिलचस्प है। देखिए, दुनिया की हर चीज को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं प्राकृतिक चीजें, जैसे हवा, पानी, जमीन, जो हमें सीधे कुदरत से मिली है। और दूसरी तरफ हैं मानव निर्मित चीजें, जिन्हें बनाने के लिए हम इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। पर प्राकृतिक संसाधनों में भी एक बड़ा फर्क है। कुछ तो हैं अक्षय, मतलब जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे सूरज की रोशनी या हवा। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जो सीमित हैं, जो खत्म हो सकते हैं, जैसे जंगल, जानवर। और हाँ, हमारे आज के हीरो कोयला और पेट्रोलियम। हमारी पूरी कहानी आज इन्हीं सीमित खजानों पर है। इस बात को समझने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण है पॉपकॉर्न का। मान लीजिए कि ये सारे सीमित संसाधन एक बड़े से पॉपकॉर्न के डिब्बे में भरे हैं। पहली पीढ़ी आई और उसने मजे से पेट भरकर खाया। फिर जब दूसरी पीढ़ी आई तो उन्हें डिब्बा थोड़ा खाली मिला। और सोचिए, जब तीसरी पीढ़ी आएगी तब तक शायद डिब्बे में कुछ बचेगा ही नहीं। और यहीं पे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या पहली पीढ़ी, मतलब हम लोग, कुछ ज्यादा ही लालची हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी आदतों और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है। अच्छा, जिन कोयला, पेट्रोलियम और गैस की हम बात कर रहे हैं ना, उनके लिए खास शब्द है जीवाश्मी ईंधन या फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म यानी लाखों साल पहले जो जीव जंतु और पेड़ पौधे थे, उनके अवशेष। तो मतलब हम लाखों साल पुरानी जिंदगी को जलाकर आज की दुनिया चला रहे हैं। तो चलिए इन जीवाश्मी ईंधनों में से सबसे पहले की कहानी जानते हैं। भाग 2, कोयले की कहानी। ये कमाल का सफर है कि कैसे करोड़ों साल पहले के हरे भरे जंगल आज पत्थर जैसे ईंधन बन गए। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, दिमाग घूम जाएगा। सोचिए, करीब 30 करोड़ साल पहले, जब डायनासोर भी नहीं थे, तब धरती पर बड़े बड़े घने जंगल थे। वक्त के साथ बाढ़ और दूसरी वजहों से ये जंगल मिट्टी के नीचे दबते चले गए। फिर लाखों सालों तक ऊपर से जमीन का भारी दबाव और नीचे से धरती की गर्मी, इस डबल एक्शन ने उन दबे हुए पेड़ पौधों को धीरे धीरे एक काले पत्थर में बदल दिया, जिसे हम आज कोयला कहते हैं। इस कमाल के बदलाव की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसे कहते हैं कार्बनीकरण। नाम से ही साफ है, क्योंकि कोयला असल में कार्बन का ही एक बहुत घना और शुद्ध रूप है। ये कुदरत की लाखों साल लंबी रेसिपी है, कह सकते हैं। पर कोयले की कहानी सिर्फ जलने पर खत्म नहीं होती। जब इसे फैक्ट्रियों में प्रोसेस किया जाता है तो इससे और भी काम की चीजें निकलती हैं, जैसे कि कोक, जो स्टील बनाने में बहुत जरूरी है, या फिर कोलतार, वो काला काला गाढ़ा लिक्विड जिससे पेंट से लेकर दवाइयां और यहां तक कि वो नेफ्थलीन की गोलियां भी बनती हैं। और साथ में निकलती है कोयला गैस, जो खुद एक बढ़िया ईंधन है। तो ये तो हुई जमीन पर दबे जंगलों की बात। अब चलते हैं समुद्र की गहराइयों में। भाग 3, पेट्रोलियम। इसका एक बड़ा मशहूर निकनेम है काला सोना। और ये नाम इसे क्यों मिला, चलिए जानते हैं। इसे काला सोना यूं ही नहीं कहते, इसकी वजह है इसका जबरदस्त व्यावसायिक महत्व। आज हमारी गाड़ियां, कारखाने, प्लास्टिक, लगभग सब कुछ इसी पर निर्भर है। इसकी कीमत और जरूरत किसी भी लिहाज से सोने से कम नहीं है। अब पेट्रोलियम बनने की कहानी थोड़ी अलग है। ये शुरू होती है समुद्र में। कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले के समंदर, जो छोटे छोटे समुद्री जीवों से भरे थे। जब ये जीव मरते थे तो इनके शरीर समुद्र के तल में जमा हो जाते थे। फिर धीरे धीरे उन पर रेत और मिट्टी की परतें जमती गईं। और फिर वही कहानी दोहराई गई, लाखों साल तक बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी, और इन सब ने मिलकर उन समुद्री जीवों के अवशेषों को एक गाढ़े काले तरल में बदल दिया, जिसे हम आज पेट्रोलियम कहते हैं। लेकिन जमीन से जो ये कच्चा तेल निकलता है ना, वो सीधा इस्तेमाल नहीं होता। वो तो कई चीजों का एक गाढ़ा मिक्सचर होता है।
इसे काम का बनाने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहां परिष्करण या रिफाइनिंग की प्रक्रिया से इसके अलग अलग हिस्सों को छांटकर निकाला जाता है। और जब ये रिफाइन होता है तब पेट्रोलियम का असली जादू सामने आता है। जरा इस लिस्ट को देखिए। हमारे घरों की एलपीजी गैस, गाड़ियों का पेट्रोल डीजल, हवाई जहाज का ईंधन, मोमबत्तियां, वैसलीन और तो और सड़कें बनाने वाला बिटुमिन भी, सब कुछ उसी एक काले सोने से निकलता है ना कमाल की बात? कोयला और पेट्रोलियम के साथ ही एक तीसरा साथी भी मिलता है जो अक्सर दिखाई नहीं देता। भाग 4, प्राकृतिक गैस का महत्व। इसे अक्सर इन तीनों में सबसे साफ सुथरा ईंधन माना जाता है। प्राकृतिक गैस कई वजहों से बहुत खास है। सबसे बड़ी बात, इसे पाइपलाइन के जरिए हजारों किलोमीटर दूर तक भेजना बहुत आसान है, सीधे हमारे घरों और फैक्ट्रियों तक। और जब इसे बहुत ज्यादा दबाव में भरा जाता है तो ये बन जाती है सीएनजी, जो गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल से कहीं कम प्रदूषण करती है। तो ये सब जानने के बाद हम अपनी कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं। भाग 5, एक बड़ी जिम्मेदारी। हमने ये तो देख लिया कि ये संसाधन कितने कीमती है और कैसे बने हैं, पर असली चुनौती ये है कि ये हैं तो सीमित, पर हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बस एक पल के लिए इस संख्या के बारे में सोचिए। लाखों साल, ये इतना लंबा समय है कि हम ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कुदरत को इतना वक्त लगा ये ऊर्जा बनाने में, जिसे हम कुछ ही मिनटों में अपनी गाड़ी में भरवा लेते हैं। और अब लाखों साल के सामने इस संख्या को रखिए, कुछ 100 साल। जानकारों का मानना है कि जिस रफ्तार से हम इन्हें खर्च कर रहे हैं, इनके सारे ज्ञात भंडार अगले कुछ 100 सालों में खत्म हो सकते हैं। लाखों साल की मेहनत और कुछ 100 साल में सफाया, ये हिसाब हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है। तो सवाल है कि हम कर क्या सकते हैं? अच्छी बात यह है कि हर कोई कुछ न कुछ कर सकता है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी PCRA कुछ बहुत आसान तरीके बताता है, जैसे गाड़ी एक ही स्पीड में चलाना, ट्रैफिक लाइट्स पर इंजन बंद कर देना, टायरों में हवा सही रखना। सुनने में ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर जब करोड़ों लोग इन्हें अपनाते हैं तो असर बहुत बड़ा होता है। आखिर में पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है कि हमें इन कीमती ईंधनों का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। इससे न सिर्फ हमारा पर्यावरण बेहतर होगा, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम होगा, बल्कि ये अनमोल खजाना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहेगा। तो हम इस कहानी को एक बहुत बड़े सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं, ये जानने के बाद कि इस दबी हुई धूप को बनने में लाखों साल लगे और ये कुछ ही पीढ़ियों में खत्म हो जाएगी। तो हम सब मिलकर आने वाले कल को, भविष्य को ऊर्जा कैसे देंगे, ये सोचने का वक्त है हम सभी के लिए।